जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर आपको स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, इंटीग्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है कैलकुलस के लिए, खास करके इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, और इंटीग्रेशन है बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। ये टॉपिक है क्लास 12 के लिए, और बोर्ड में तो आते ही क्वेश्चन इससे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो चैप्टर बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसका यूज इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत है। मतलब अगर हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो डेफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर बच्चों डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पे। और इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा भी होता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फिक्स रहते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आते रहते हैं, और ज्यादातर इसका यूज करके डेफिनिट और एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन ऐसे लोगों का भावना है, मानना है, खास करके इंडेफिनिट में, इसका सर इसका नाम ही है इंडेफिनिट, कुछ पता नहीं कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। नहीं, आपको जितना बताया जाएगा, जितना कॉपी में करवाया जाएगा प्रश्न, आपका काम होगा आप उतना चीजों को डाइजेस्ट कर लो। अगर उतना कर लेते हो तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपसे न तो बोर्ड में सवाल छूटेगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, या सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, जेई हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो +2 बेसिस पे, कहीं भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको जो कॉपी में पढ़ाया जाएगा आप उसे बढ़िया से संभाल लेते हो तो। यानी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन पढ़ना कैसे है। लोग ये मनोभावना बना लिया है कि इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब हार्ड है ना भाई, ये इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सवाल आएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं। बच्चों, ये मनोभावना वो पीछे का था, कल का था। उन लोगों को मानना है मानने दो, ठीक है। आप मेरे बातों पे विश्वास करो। और आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। पहले समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इंटीग्रेशन पढ़ने के कुछ नियम्स हैं, है ना। उन नियम को समझेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ने में ज्यादा मजा आने वाला है। ज्यादा मजा आने वाला है मतलब आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। नहीं तो फिर वही बात होगी जो रटने रटाने वाली बात। क्योंकि प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ठीक है, प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। तो कुछ चीजें हैं इंटीग्रेशन में जिसका यूज, मतलब इंटीग्रेशन में जिसका यूज होने वाला है, यानी आप उसको कर लेते हो तो आप इंटीग्रेशन को अच्छे ढंग से संभाल सकते हो। तो बच्चों, इंटीग्रेशन पढ़ने का जो नियम है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। भाई, इंटीग्रेशन पढ़ने के नियम, इंटीग्रेशन पढ़ने के नियम। सर ये कौन लिखवा रहे हैं सर? कब से नियम आ गया सर मार्केट में इंटीग्रेशन पढ़ने का? हाँ बच्चों, अगर आप इंटीग्रेशन को चाहते हो कि नहीं सर इंटीग्रेशन मेरा सबसे बेस्ट हो, और अगर आप इसे संभाल लेते हो ना, इसे अच्छे से संभाल लेते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका डेफिनिट, आपका एरिया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चैप्टर अपने आप सही हो जाएगा। उसमें हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। बच्चों, इंटीग्रेशन पढ़ने का ये नियम क्या क्या है? सबसे पहला है रूल नंबर 1 कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, जितना आपको ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ाए थे ऑफलाइन में, या आप कहीं भी पढ़े हो,
ट्रिगोनोमेट्री का और आईटीएफ का दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री एंड आईटीएफ का जो फॉर्मूले हैं याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, सर मुझे नहीं याद है, तो क्या करोगे? सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कलेक्शन करो और आईटीएफ का कलेक्शन करो और उसे याद करो। याद करना मतलब उसे आप याद करो, उसे डेली देखो उसको बार बार। दूसरा रूल है बच्चों कि आपको लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी आना चाहिए। लॉग नहीं, लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लॉग का बहुत यूज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कहीं पे भी, अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा देगो तो आपको ज्यादातर ट्रिगोनोमेट्री में उलझाएगा या फिर लॉगरिथम वगैरह में उलझाएगा। देन उसको सिंप्लीफाई करोगे तब इंटीग्रेशन की बात आएगी। ये है बच्चों रूल नंबर 2, है ना, ये है रूल नंबर 2। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन भी अच्छे से आना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब कि इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन मुझे अच्छा से आना चाहिए। अगर हम ये बातों को ध्यान रखते हैं कि आईटीएफ का पूरा फॉर्मूला हमको याद है, ट्रिगोनोमेट्री का मुझे सारा फॉर्मूला याद है, लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी आता है, डिफरेंशिएशन भी आपको आता है, और चौथा है बच्चों ये 5 रूल है कि आपको इंटीग्रेशन का कॉपी बहुत ही खूबसूरत बनाना है ना। इंटीग्रेशन का कॉपी कहो तो नोट कॉपी बनाना है अच्छे से, और उसे ही रिवाइज करना है, और उसे ही रिवाइज करना है। मतलब कि पहला रूल है अगर मेरा ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, आईटीएफ सही है, फॉर्मूला सारे याद है, लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी भी बच्चों मुझे याद है, फिर डिफरेंशिएशन भी आता है, इंटीग्रेशन का हमने कॉपी भी बनाया अच्छे से, और कॉपी पे पूरा कमांड कर लिया। 5वां रूल है बच्चों ये कि जब तक इंटीग्रेशन आपका खत्म ना हो जाए, फर्स्ट लेक्चर से लेकर के, है ना, फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज तक के लेक्चर को डेली रिवाइज करना है। बिल्कुल, ये 5 रूल्स है बच्चों जिसको बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र, है ना। ये ब्रह्मास्त्र है जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को ध्वस्त करने वाले हैं।
ये ब्रह्मास्त्र है जिससे हम लोग इंटीग्रेशन को ध्वस्त करने वाले हैं। पहला नियम है बच्चों की भाई ट्रिगोनोमेट्री मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब फॉर्मूला सारा आना चाहिए, आईटीएफ का फॉर्मूला आना चाहिए, बेसिक लॉग का प्रॉपर्टी आना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, और इंटीग्रेशन का कॉपी इतने खूबसूरत ढंग से बनाओ ना, इतने खूबसूरत ढंग से बनाओ, और बस उसे ही बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि कॉपी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी वगैरह सारा मिलेगा, वो सारा हम लोग करने वाले हैं इसमें। दूसरा और अंतिम है बच्चों की, आपको डेली जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ो, अगला लेक्चर पढ़ने जाओ या अगला लेक्चर देखो, तो आपको डेली स्टार्टिंग के लेक्चर से उस लेक्चर को तक सारा का सारा कॉपी को रिवाइज करना है। अगर ये 5 बातें आप मान लेते हो तो इंटीग्रेशन आपका बहुत आसान, यानी बहुत अच्छे ढंग से निकलने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन है ना, बात करें इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन जो है ना बच्चों, इंटीग्रेशन इसका लिटरल मीनिंग होता है समेशन। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है समेशन। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? समेशन। और ये जो समेशन वर्ड है वहीं से इसका सिंबल लिया गया है ना। समेशन जो वर्ड है, समेशन वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है बच्चों एस, तो इंटीग्रेशन का जो साइन है ये वाला, खास करके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ये इसी एस से चुराया गया है ना। इसी एस को थोड़ा सा और स्टाइल में लिख दिया गया और इसी से हम लोग इंटीग्रेशन का साइन निकाले हैं समेशन से। यानी लिटरल मीनिंग जो है इंटीग्रेशन का वो क्या है? समेशन। और समेशन से ही का जो पहला लेटर है बच्चों वो एस है, एस से ही हमने ये सिंबल बनाया। उसी तरह से डिफरेंशिएशन का पहला जो लेटर है वो डी है, वही से हम लोग डी निकाले हैं। तो जो इसका लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन। इज समेशन बच्चों, समेशन इंटीग्रेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो है समेशन। और ये आया क्यों? एंड इट इज डिस्कवर्ड and it was discovered in order to find the to, या ऐसा बोल सकते हो, to solve the problem of finding areas of plane figure। बच्चों हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो क्या है? इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग है समेशन, और इसको आविष्कार इसलिए किया गया ताकि जितने भी प्लेन फिगर्स है उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सके। यानी द लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज द समेशन एंड इट वाज द डिस्कवर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरियाज ऑफ प्लेन फिगर। मीन्स इसका जो आविष्कार किया गया वो प्लेन फिगर, जैसे कि ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड, तो इस बोर्ड में जो भी फिगर है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्कवर्ड किए। अब रही बात इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ने वाले हैं बच्चों। इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ करके पढ़ने वाले हैं, है ना। इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्टों में तोड़ करके पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन,
और दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला पार्ट है जिसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, पहला पार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ, इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सिंबल यूज करने वाले हैं, इसमें ना सिंबल यूज करने वाले हैं, इसमें हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे ये। और दूसरा है अपना जिसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला इंटीग्रेशन का पहला पार्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों हम लोग डेफिनिट में ना सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे ये वाला यहाँ पे एक लिमिट होगा और एक यहाँ पे होगा। इस तरह का सिंबल हम लोग बच्चों डेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे और इस तरह का सिंबल हम लोग इनडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया। इसका जो मीनिंग होता है बच्चों समेशन, इसका मतलब होता है समेशन करना। तो क्यों लाया गया, तो प्लेन फिगर्स का एरियाज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का आविष्कार किए। इंटीग्रेशन दो टाइप में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे और डेफिनिट में हम लोग ये वाले सिंबल को यूज करेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर समझ में आ गई है। तो बच्चों आगे क्योंकि हम लोग का पहला टॉपिक होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होगा पहला टॉपिक? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देख, कुछ भी हासिल करने के लिए आपको उसका पीछा करना होता है, चाहे वो लड़की हो या भी आपका टारगेट हो, कुछ भी हो, जब तक आप उसका पीछा नहीं करेंगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है। तो पीछा जब तक वो ना मिले तब तक पीछा छोड़ना ही नहीं है। तो जब तक आप इंटीग्रेशन ना सीखोगे तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है और बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ से मटेरियल्स देंगे आपको उतना करिएगा, काफी हो जाएगा आपके लिए। बाकी जो बुक प्रेफर करवाएंगे वो करिएगा आप, डीपीपी है, असाइनमेंट वगैरह वो सब तो आपको हम यहाँ पे देंगे ही। तो बच्चों सबसे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले कि आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा है, ठीक इसका ये रिवर्स प्रोसेस। आपने जो डेरिवेटिव सीखा है, ठीक इसका ये रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, है ना, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है बच्चों? ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स मतलब जिस रूल से हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब ठीक उसका उल्टा रूल से ये इंटीग्रेशन होने वाला है। उसका उल्टा रूल से इंटीग्रेशन होने वाला है। एज फोर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आप समझो ये कि अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, एफ एक्स प्लस सी ले लेते हैं, तो मान लो मुझे आता है जी एक्स। क्या आता है? जी एक्स। मान लो अपने पास कोई फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है जी एक्स। तो अगर हम जी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे ना तो मुझे मिल जाएगा एफ एक्स प्लस सी। मतलब कि अगर आपके पास ऐसा है तो आप ऐसा करेंगे कि जी एक्स को आप अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मिलने वाला है बच्चों एफ एक्स प्लस। हाँ,
और इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ये मिल जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे ये मिल जाएगा। मीन्स अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो gx बनता है, तो अगर gx को आप इंटीग्रेट करते हो तो fx प्लस सी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात कर लो कि अगर आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करते हो तो आता है 2x। तो कन्वर्स आप ये कह सकते हो बच्चों, कन्वर्स आप ये कह सकते हो कि अगर 2x को इंटीग्रेट किया जाए, है ना, 2x को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आपको मिलने वाला है fx प्लस सी। क्या मिलने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ से c क्या है ना, यहाँ पे ये c क्या है? तो c एक कांस्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे कि ये c क्या है। ये एक कांस्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अच्छा, ये c क्यों लाया गया आप पहले ये समझो। जैसे कि एक एग्जांपल इसको ले लो तुम, कि अगर तुम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो तो आता है आपका 2x। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो तो आता है आपका 2x। बहुत बढ़िया। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हो तो भी आता है आपका 2x। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, गलत अभी नहीं बताया गया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी डेरिवेटिव करते हो बच्चों, अगर आप इसे भी डेरिवेटिव करते हो तो बनता है इसका भी 2x। अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 10 ले लो, ठीक है, इसको डेरिवेटिव करते हो तो भी बनता है 2x, क्योंकि कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा। तो आप ये बताओ कि अगर आपको कन्वर्स पूछा जाए बच्चों कि बताओ x 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव है, आप मुझे ये बता दो कि 2x किसका डेरिवेटिव है। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए 2x किसका डेरिवेटिव, अब तुम पड़ जाओगे सस्पेंस में। सर 2x तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का भी है, 2x तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी है, 2x तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी है, हाँ 2x तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 10 का भी है, और यहां तक एक्स स्क्वायर प्लस 2022 ले लो भाई, इसका भी डेरिवेटिव 2x ही है। अब कहां जाओगे बता दो मुझे जल्दी से, फंस गए ना। तो आपका आंसर अब एक पार्टिकुलर नहीं होना चाहिए, आपका आंसर अब पार्टिकुलर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कि जब आपसे पूछा जाए कि बताओ 2x किसका डेरिवेटिव है, तो आप एक्स स्क्वायर आप नहीं बोल सकते, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं बोल सकते। हो सकता है अगला बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 10 को डेरिवेटिव करके लाया होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि 2x किसका डेरिवेटिव है, यानी 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्स स्क्वायर के सारे फैमिलीज होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सी जोड़ते हैं, और ये सी को बोला जाता है कांस्टेंट, और ये पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके साथ रहने वाला है, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में साथ नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप इसे नहीं लिखते हो तो ऐसा देखा गया है बच्चों कि बहुत बार जेईई के सवालों में अगर हम सी को नहीं लेते हैं, केवल एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम आंसर्स को गलत कर लेते हैं। इसलिए हम इसको साथ नहीं छोड़ सकते। ये मेरा पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में साथ रहने वाला है। अब समझ में बात आई क्यों? क्योंकि अगर c का मान 0 रखोगे ना, c का मान अगर तुम 0 रखते हो तो ये बन जाएगा 2x, c का मान अगर 1 रखते हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c का मान अगर -1 रखते हो तो ये कर्व बन जाएगा। इस प्रकार से मुझे इस सारे फैमिलीज यहां से मालूम हो जाएंगे, सारे फैमिलीज मुझे मालूम हो जाएंगे। वेरी गुड। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि सारे फैमिली जब मालूम हो जाएंगे तो आप मुझे ये बता दो कि सर आखिर अब समझ में आ गई ना बात की ये सी क्यों हम लोग ले रहे हैं, स्टार्टिंग में हम क्यों लिए थे। स्टार्टिंग में कहने का मतलब कि
जो हम लोग ये सी लिए है ना यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी में, ये क्यों लिए थे? आपको समझ में आ रही होगी बात अब? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये सी क्यों जोड़ा गया समझ में आ गया, क्योंकि सी जोड़ने से हम लोग सी के अलग अलग वैल्यू रखने के बाद बच्चों हम लोग अलग अलग कर्व्स को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो ये रहा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। और बच्चों आप यहां पे आ जाओ, अगर आप ऐसे लिखते हो है ना, ऐसे एफ एक्स प्लस सी और ये जी एक्स, तो यहां से यहां आने का जो प्रोसेस है, यहां से जो यहां आने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। और यहां से यहां आने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। और वो कैसा इंटीग्रेशन? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड बच्चों इंडेफिनिट, या सिंपली आप इंटीग्रेशन बोल सकते हो। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब कि अगर आपको फंक्शंस दिया हो तो डेरिवेटिव निकालना ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। अगर डेरिवेटिव दिया हो तो फंक्शंस निकालना ये आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि कुछ इंट्रोडक्शन जो भी टर्म यहाँ पे आपको मिलने वाला है उन सबका नया नया नाम है। आपने ये साइन अभी पे देखा है अभी यहाँ पे? हाँ सर ये तो देखे हैं अभी। तो बच्चों आपको बता दूं यहाँ पे इस एरिया में सबका अपना अपना एक स्पेशल नाम है। क्या क्या किसका नाम है समझते हैं। ये है एफ एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले जो आप ये साइन देख रहे हो ना इस तरह का, इस साइन को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंडेफिनिट। और यहाँ जो तुम इसको देख रहे हो ना, जो जो वहां पे डेरिवेटिव बना हुआ है, अगर हम यहाँ बोले तो ये बन गया एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव। तो जो वहां डेरिवेटिव बना है इस एरिया में इसका नया नाम है, इस एरिया में इसका नाम है इंटीग्रांड। इंटीग्रांड क्या नाम है बच्चों इस एरिया में इसका? इस एरिया में इसका एक नया नाम है और वो नाम है इंटीग्रांड। और ये जो सी आप देख रहे हो ना, ये जो सी, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है इसे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ, हम पूछ रहे हैं किसके बारे में? सी के बारे में, कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बच्चों इसका और भी दूसरा नाम है, इसको आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आप इसे कह सकते हो। अच्छा यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना dx, dx जो देख रहे हो dx, ये जो dx है ये क्या बताता है? ये बताता है विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि भाई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इसमें क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल का काम कौन कर रहा है ये x बताएगा, dx बताएगा। अच्छा अब इसमें एक टर्म और छूटा है आपका, आप बता सकते हैं इसके बारे में। ये जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स, इसका क्या क्या नाम है बच्चों? इसे अलग अलग तरीके से हम लोग पुकारते हैं, 2-3 नाम है, कोई भी नाम से आपको पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जी का इंटीग्रल बोलते हैं इसे एक्स के रिस्पेक्ट में। और क्या बोलते हैं इसे? और इसे बोलते हैं प्रीमिटिव, प्रीमिटिव ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
इसको जी का प्रिमिटिव भी बोलते हैं, जी का इंटीग्रल भी बोलते हैं और जी का प्रिमिटिव भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये बच्चों इसमें आप क्या क्या सीखे कि ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव का काम कर रहा था ना वहां पे, अब इस एरिया में इसका नाम बदल गया, दैट नेम इज कॉल्ड इंटीग्रांड। और ये जो dx है बच्चों ये बताएगा कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और ये जो c है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो fx है इसको हम लोग इंटीग्रल ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, और इसे प्रिमिटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x भी बोला जाता है, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब c का अलग अलग वैल्यू रखने से बच्चों, अलग अलग c का अलग अलग वैल्यू रखने से मुझे एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रल प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ कहते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल यूनिक नहीं हो सकता है ना, यानी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल है वो यूनिक नहीं हो सकता है, यानी इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। किसी फंक्शन का बच्चों जो इंटीग्रल है वो यूनिक नहीं हो सकता है, ये चेंज करता है, इट चेंज एज सी चेंज। सी जब सी बदलेगा तो इसका इंटीग्रल भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। आपने एक्स स्क्वायर प्लस इसको जो देखा है, अब बात करो यहाँ पे सी को बदलोगे तो इसका इंटीग्रल बदलेगा, सी का मान 0 कर दोगे तो इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सी का मान 1 कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल आ जाएगा इसका, सी का मान -1 करोगे तो इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू रखने के बाद, अलग अलग वैल्यू रखने के बाद सी का इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का बदलेगा ही बदलेगा। अब बच्चों हम लोग बात करें कि इसका ज्योमेट्रिकल, हमने अभी तक समझ लिया कि इंटीग्रेशन इंडेफिनिट किसको बोलते हैं, डेफिनिट वाली बातें हम लोग डेफिनिट ये चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे, है ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। और अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों पूरा का पूरा लेक्चर में, अभी हम लोग पहले इंडेफिनिट पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े हम लोग डेफिनिट नहीं पढ़ सकते। आ रही बात समझ में? चलिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मतलब हम लोग जो काम अभी कर रहे हैं फिजिकली तो समझ गए उसको कि भाई मुझे इस बार डेरिवेटिव मालूम रहेगा और फंक्शन पूछा जाएगा। पहले क्या हो रहा था डिफरेंशिएशन में कि फंक्शन मालूम था और डेरिवेटिव पूछा जा रहा था, अब उल्टा होगा, डेरिवेटिव मालूम रहेगा और फंक्शंस पूछे जाएंगे। लेकिन ज्योमेट्रिकली ये क्या कहना चाहता है, तो dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, या चलो एफ एक्स क्यों ले रहे हो, जी एक्स ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx dx। ये जो इंटीग्रल देगा मुझे, ये जो वैल्यू देगा मुझे, जो फंक्शंस देगा वो क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों फैमिली ऑफ कर्व्स। ये पूरे एक कर्व का सारे परिवार, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब
कि ये एक ही परिवार के इन्फिनाइट लोगों को व्यक्त करेगा। इट रिप्रेजेंट्स दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स which satisfy which satisfy which satisfies some common property, some common property। ये एक ही परिवार के इनफाइनाइट लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। वो इस प्रकार से होगा, विच सेटिस्फाई सब कॉमन प्रॉपर्टी सच दैट, वो प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x नॉट, इस प्रकार से कि वो सारे कुछ एक सम कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा, इस प्रकार की कि अगर हम लोग किसी पॉइंट x इक्वल टू x नॉट पे टेंजेंट्स का स्लोप ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का स्लोप खींचते हैं, तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट x इक्वल टू x1 इज सेम for all, is same for all or all member of this family। यानी बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है, उसको सीधे सीधे बोलो जाए तो क्या कहना चाह रहा है ये कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वो प्रॉपर्टी क्या होगा कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू x नॉट इज सेम फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर हम किसी x इक्वल टू x नॉट पे, इस परिवार के x इक्वल टू x नॉट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सारे फैमिली का उस पॉइंट पे टेंजेंट्स का स्लोप सेम आएगा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x नॉट इज द सेम फॉर ऑल मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अब ये समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, ये समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप बात करते हो, मान लो यही ले लो भाई, एक्स स्क्वायर 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब जानते हो कि ये फैमिली ऑफ, ये क्या है, तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलास, क्या है, पैराबोलास। अब सी के अलग अलग वैल्यू रखने पे मुझे अलग अलग पैराबोलास मिलेगा। चलो भाई, सी के अलग अलग वैल्यू रखने पे, जैसे मान लो हमने सी का वैल्यू 0 रखा है ना, सी का वैल्यू हमने 0 रखा, तो ये जो पैराबोला मिला मुझे सी एक्स इक्वल टू 0 रखने पे, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी का मान 0 रखने पे मुझे ये पैराबोला मिला। मान लो सी का मान हमने 1 रखा है, तो मुझे ये पैराबोला मिला, दिस इज वाई इज इक्वल टू, ये सी का वैल्यू 1 रखने से मिला। इस प्रकार से मान लो, बट इस कर्व का नाम हो जाएगा बच्चों, इस कर्व का नाम होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब c का मान लेते हैं -1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो मुझे इस तरह का पैराबोला मिलेगा। ये वैल्यू c का वैल्यू -1 रखने के बाद मिला। सपोज करो ये आपको c का वैल्यू -1 रखने के बाद प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है। और भी तुम ऐसे c का वैल्यू -2 ले लो भाई, तो तुम्हें एक और पैराबोला का सेट प्राप्त हो गया इस तरह से। ये c का वैल्यू -2 रखने के बाद मिला। अब आप इसका इस कर्व का इक्वेशन बता सकते हो। इसका इक्वेशन है बच्चों, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2 और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस। इस प्रकार से हम इनफाइनाइट फैमिलीज मेंबर्स तैयार कर सकते हैं। हाँ सर, तैयार तो कर सकते हैं।
इनफाइनाइट मेंबर्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। अब क्या करिए ना आप कि किसी खास पॉइंट पे मान लो खास पॉइंट ये है ना, वो खास पॉइंट ये है, दैट पॉइंट इज x इज इक्वल टू x नॉट। इस पॉइंट, ये खास पॉइंट पे अगर आप सबको डिफरेंशिएट करते हो तो आप पढ़े हो डेफिनेट डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएट करने का मतलब एक मीनिंग ये भी होता है कि हम उस कर्व के किसी खास पॉइंट पे स्लोप निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे आप इस x इज इक्वल टू x नॉट पे आप इसे डिफरेंशिएट करिएगा, सारे मेंबर्स, इस फैमिली का सारे मेंबर्स का स्लोप सेम आएगा। स्लोप सेम होना मतलब लाइंस जो है बच्चों क्या होना, पैरेलल होना। स्लोप सेम होना मतलब लाइंस को पैरेलल होना। स्लोप सेम होना मतलब लाइंस पैरेलल हो जाना। स्लोप सेम होने का मतलब हुआ लाइंस पैरेलल हो जाना। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस मेंबर्स पे, तो मान लो ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये, तो आप देख क्या रहे होगे कि हर जगह पे, है ना, हर जगह पे एवरीवेयर, आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पे ऐसे है, हर जगह पे, यहाँ के इस पॉइंट पे, यहाँ के इस पॉइंट पे, यहाँ के इस पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस सारे टेंजेंट जो है वो क्या होगा, पैरेलल्स हो जाएगा। ये सारा टेंजेंट आपस में पैरेलल्स हो जाएगा, ये सारा टेंजेंट आपस में पैरेलल्स हो जाएगा। यानी अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं अपने कर्व को, यानी जो अपने पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और अगर हम इसे डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा 2x। और बच्चों हम लोग डेरिवेटिव कहाँ करते हैं, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू अगर x नॉट पे करते हैं तो ये देगा 2x नॉट, और ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। तो आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या सीखा कि किसी भी फंक्शन का जो हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का जो हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। उस फैमिली ऑफ कर्व्स के पास एक सम कॉमन प्रॉपर्टीज होगा कि अगर किसी खास पॉइंट पे हम लोग सारे फैमिली के सारे मेंबर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें किसी खास पॉइंट पे, तो सारे टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे। यही कहना चाहता है ये ज्योमेट्रिकली। अब कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि बच्चों आप इसे ध्यान रखोगे, नोट करके पहला पॉइंट, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका एंटी डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि पीरियोडिक होगा। पहला, यानी द इंटीग्रल ऑफ periodic function, the integral of periodic function need not be periodic, need not be periodic। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका इंटीग्रल पीरियोडिक होगा ये जरूरी नहीं है, उसका इंटीग्रल पीरियोडिक होगा ये जरूरी नहीं है। यानी इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नीड नॉट बी पीरियोडिक। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये ले लो, fx ले लो भाई, cos x प्लस 1, ये पीरियोडिक है। हाँ सही सर, ये तो बात आप सही बोल रहे हो, ये पीरियोडिक है। पीरियड कितना है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है इसका, कहाँ सीखा है आप, इसे फंक्शन में सीखे होगे पीरियड। तो इसका पीरियड है बच्चों 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई। बट जैसे ही हम लोग इसका इंटीग्रल लेंगे fx dx का, इंटीग्रल आ जाएगा cos x प्लस 1, है ना। तो इसको अलग अलग करेंगे, fx का इंटीग्रल प्लस 1 का इंटीग्रल। तो fx का इंटीग्रल बच्चों जो भी आएगा, सॉरी fx नहीं, cos का इंटीग्रल, fx यहाँ cos का इंटीग्रल और 1 का इंटीग्रल। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। तो cos किसका डेरिवेटिव था, साइन का,
और 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, प्लस c। ये फंक्शन जो आया आपका, दिस इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है। जबकि फंक्शन पीरियोडिक था, उसका इंटीग्रल पीरियोडिक नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भी उसका इंटीग्रल डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी द इंटीग्रल ऑफ discontinuous function need not be discontinuous। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका इंटीग्रल डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझे, यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझे, क्या समझना है, पहला ले लो भाई। अगर आप fx ले लेते हो x के पावर -2/3, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, एट x = 0 पे। इसका ग्राफ 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 इसके डोमेन में नहीं है, तो 0 पे इसका ग्राफ बच्चों टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप लिखोगे ना नीचे ला करके, आप इसको नीचे ला करके लिखोगे अगर, तो ये लिखाने वाला है 1/x के पावर 2/3, और जहां डिनोमिनेटर 0 होता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएट डिसकंटिन्यूअस, सॉरी, जहां पे फंक्शन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बच्चों अगर हम इसका इंटीग्रल कर दे ना, fx dx का इंटीग्रल कर दे x के पावर -2/3 dx का, तो ये बनने वाला है x के पावर -2/3 + 1/-2/3 + 1 प्लस, जो कि बन के आएगा, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लेना होगा 3, तो ये बन गया बच्चों 3 × x के पावर 1/3, और ये कंटिन्यूअस हुआ एट x = 0। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ तो रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, जो कि इंटीग्रल फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है और उसका इंटीग्रल भी डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि ये गारंटी नहीं बोला है कि हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा और हमेशा कंटिन्यूअस ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं बोला है, बोला नीड नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, जरूरी नहीं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ में आ रही बात है? तो ठीक है भाई, चलो। अगर आप fx ऐसा ले लेते हो x के पावर -2, दिस इज डिसकंटिन्यूअस ऑल्सो, डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। बट बच्चों अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगाते हो ना, यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन लगाते हो, यानी x के पावर -2 का इंटीग्रेशन करते हो, तो फॉर्मूला आपको पता होगा ना, तो आप बेसिक जानते हैं, नहीं तो आप कुछ समय वेट करिए, मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा इंटीग्रेशन का। ये होने वाला है बच्चों -1/x प्लस, और ये फिर से डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, यानी फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस और उसका इंटीग्रल भी डिसकंटिन्यूअस ही आया, उसका इंटीग्रल भी डिसकंटिन्यूअस ही आया। तो इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका इंटीग्रल भी डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा। और तीसरा पॉइंट है बच्चों कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका एंटी डेरिवेटिव हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका एंटी डेरिवेटिव हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, यानी the derivative, anti-derivative of the anti-derivative of the anti-derivative of anti the anti-derivative of continuous function
continuous function is always the antiderivative of continuous function is always differentiable. जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका एंटी डेरिवेटिव बच्चों हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। याद रहेगा बात ये, बिल्कुल। तो ये रहा आपका पॉइंट्स, ये पॉइंट्स। यानी बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखें, आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सीखें कि भाई इंटीग्रेशन कैसे पढ़ना है। तो ये 5 नियम बताएं भाई, इस पे फोकस करना है। अगर ये 5 रियल नियम को आप अप्लाई कर लेते हो, मान लेते हो, तो देखना आपका इंटीग्रेशन कैसे तगड़ा हो जाएगा। दूसरा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। और ये समेशन के वर्ड समेशन के जो स्टार्टिंग का लेटर एस है उसी से हम लोग इंटीग्रेशन का साइन निकाले हैं। ऐसे इसको लाने का मेन पर्पस क्या था, तो प्लेन फिगर का जो एरिया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर एरिया इवैल्यूएट करना। इंटीग्रेशन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये, और डेफिनिट में सिंबल इस्तेमाल करेंगे ये। नेक्स्ट वन, फिर हम लोग जाने कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, लेकिन अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये इस तरह का फंक्शन आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों आने वाला है, यहाँ पे चर्चा की। देखो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2022 का भी, इन सबका डेरिवेटिव 2x है। तो अगर 2x से पूछें भाई कि तुम किसका डेरिवेटिव हो, तो ये अकेले किसी एक का नाम नहीं ले सकता, इनको सारे लोगों को नाम लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ पे सी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन पढ़े बच्चों कि भाई आइए, तो कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से यहाँ आने के प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच गए, है ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, क्योंकि बच्चों यहीं पे हम लोग बात करते हैं ना ये, अगर gx को डाल दिया जाए इसमें तो अपने पास बचेगा fx प्लस सी। अब इसी को यहाँ पे देख लो भाई, इसके पास जो कुछ टर्म्स है उसको समझना है, उसका नाम क्या है ये देखना है। इसका नाम है साइन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव का काम कर रहा है फंक्शन में वो यहाँ पे इंटीग्रांड बन गया। यानी अलग अलग एरिया में लोगों का अलग अलग नाम है, और ये जो dx है ये बताएगा कि किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। और बच्चों यहाँ जो c देख रहे हो आप, ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। और fx को 3 नाम है, इंटीग्रल ऑफ gx बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, प्रिमिटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हो, इसे आप एंटी डेरिवेटिव ऑफ fg विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हो। फिर आप पढ़े इसके बाद कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका। तो ज्योमेट्रिकली आप समझे कि भाई जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं, वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, यानी एक ही कर्व के इनफिनाइट मेंबर्स को बताता है। वो सारे मेंबर्स पे अगर किसी खास पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सारे मेंबर्स पे, तो सारे लोग सेम जो टेंजेंट बनाएगा वो सारे टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी सबका स्लोप सेम होने वाला है। ज्योमेट्रिकली ये बताया ये। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि कुछ पॉइंट्स है इसे ध्यान रखना है, जैसे कि क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। कोई फंक्शन है जो पीरियोडिक है तो उसका इंटीग्रल जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो, एग्जांपल आपके सामने है। दूसरा पॉइंट था बच्चों हम लोग के पास कि इंटीग्रल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका एंटी डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़े कि कोई फंक्शन अगर
कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस लिखा हुआ ये, तो उसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल ही होगा। और इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर आपका समाप्त हुआ। आप सीखे आज इंटीग्रेशन के बारे में पूरी तरह से। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसके फॉर्मूले और उस पे बेसिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।